आप भले ही अपनी जाति को दूसरी जाति से ऊपर मान लें, उनकी नजर में हम और आपकी कोई औकात नहीं है। तो हमको औकात देने का काम डॉक्टर अंबेडकर के संविधान ने दिया है, तो क्यों ना हम संविधान को लेकर के इंसान और इंसान को बराबर बनाने की लड़ाई को छेड़ दें। ये बात आपसे कहने में, आपसे गुजारिश करने यहां पर आया। और जो संविधान को बदलने की बात करे, रोज हिंदू मुसलमान को आपस में लड़ाने की बात करे, जाति को जाति से लड़ाने की बात करे, उनको कभी भी वोट मत देना। अपना नोट और अपना वोट बचा ले गए तो समझो बहुत कुछ बचा ले जाओगे। यही निवेदन मैं करने आपके बीच में आया हूं। ज्वाइंट सेक्रेटरी बना रहा है सब, केवल बिना आरक्षण के। बाबा साहब का संविधान बचा कि खत्म हो गया है? मैं आपको कड़वा सवाल पूछ के जा रहा हूं। 100 अरबपतियों की सूची निकालो, जिसके पास देश का पैसा का कब्जा है, उसमें एक भी दलित पिछड़ा आदिवासी है क्या? आप हैं कहां? विश्वविद्यालयों में कुलपति 596 हैं, 6 कुलपति शेड्यूल कास्ट, 6 कुलपति शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी के 36, 550 कुलपति किसके हैं? बताओ, कहने की जरूरत है क्या? सारा कब्जा किसका है? 10 लाख का सूट, 1.5 लाख का चश्मा, 8 करोड़ का गाड़ी, 8,000 करोड़ का जहाज। अकुल कैले के बाद कहना कि हम तो फकीर आदमी हैं, हमारा क्या है, झोला उठा के चल रहे। भाई कौन सी फकीरी भाई? और ओबीसी समाज के लोगों को मैं निवेदन करके जा रहा हूं, ओबीसी समाज में आने वाले किसान जातियों के लोगों, अगर तुम्हारी लाठी में दम है तो अपने से किसी कमजोर पर कभी लाठी मत उठाना। जो तुमसे ताकतवर है, अगर तुम्हारे साथ अन्याय करे तो अपनी लाठी लेकर उस अन्याय को रोकने के लिए खड़ा हो जाना, तब मानेंगे कि आपकी लाठी में दम है। लेकिन हमें तो आपस में लड़ा दिया गया। दलित को दलित से लड़ा दो, ओबीसी को ओबीसी से लड़ा दो, और सब आपस में लड़ रहे हैं। और हमको बांट दिया गया। इसलिए हम आपसे निवेदन करने आए, अपनी लड़ाई को पहचानिए। यही भोजपुरी में कहावत ये पुरान लोग बताई हैं, अहिर गड़ेरिया कुर्मी चोर धर सारे का टंगरी तोर। बतावा के कहावत बने ले अहिरे की बुद्धि घुटना में। अब हम बोलो तो लोग कहिए कि कौन जरूरत है, आप अहिरों का अपमान कर रहे हैं। आपका अपमान किया किसने, ये कभी आपने पहचाना क्या? बिहार में एक डोला प्रथा होती थी, पुराने लोग जानते हो, डोला प्रथा। और पता है डोला प्रथा क्या थी? आपके घर में शादी होगी तो आपकी बहू पहले आपके घर नहीं जाएगी। अब इससे आगे बोलने की जरूरत है क्या? इसलिए समझदार आदमी इतने समझता है, मान सम्मान की लड़ाई किसने लड़ी है? खटिया पर बैठने का अधिकार नहीं था, बराबर में बैठाया किसने? और आज अगर आपके हाथ से सब बिक गया तो फिर आगे 25 साल बाद आने वाली पीढ़ी का क्या होगा? मैं केवल यही आपको छोड़ के जा रहा हूं। तो ना आपको शिक्षा मिली, ना रोजगार मिला, तो ये नौजवान क्या करेंगे? अचानक कोई नेता आएगा और वो कहेगा कि धर्म खतरे में है, आपका बच्चा धर्म बचाने चला जाएगा, क्योंकि उसको शिक्षा तो मिली नहीं, रोजगार उसके पास है नहीं, तो वहीं जाएगा जहां वो दूसरे का झंडा उतार कर अपना वाला झंडा फहराएगा। दंगा होगा, दंगे में मारा जाएगा। और अगर गृह मंत्री आप होते तो आपका बेटा जैसा बीसीसीआई का चेयरमैन बनेगा और बाद में आईसीसी का चेयरमैन बन जाएगा, और गरीब का बेटा दंगे में मारा जाएगा। पाखंडियों का बाजार बना दिया। टेलीविजन पर बैठकर पाखंड दिखाते हैं। टेलीविजन पर कभी आपने देखा कि किसानों की आय दुगनी नहीं हुई, किसान बर्बाद हो रहा है? इसका दर्द कभी आपने टेलीविजन पर डिबेट में सुना क्या? खाद मिलती है, यूरिया, डीएपी, अब क्या भी होती है, सरकार की जिम्मेदारी होती है खाद देना। पहले 50 किलो का बोरी, पहले 5 किलो उसमें से घट गया, फिर 5 किलो घटा लिया। इस समय उत्तर प्रदेश में खाद 40 किलो मिलती है, और खाद के लिए लाइन में लगाते हैं और पुलिस लाठी मारती है। और जितना वहां की सरकार के सब घोटालेबाज दलाल हैं, खाद को ब्लैक मार्केट करके पैसा कमा रहे हैं, और किसान खाद के बिना उसकी फसल सूख रही है और उसकी चिंता किसी को नहीं। 8 साल पहले 8 नवंबर को नोटबंदी हुई, 500 और 1000 के नोट बंद, और कहा गया कि इससे भ्रष्टाचार रुक जाएगा, काला धन वापस आ जाएगा। अगर मुझे प्रधानमंत्री बना दो भाइयों बहनों, 100 दिन में काला धन ले आऊंगा, युवाओं को रोजगार दूंगा। हर साल कितना करोड़, जोर से बोला, सिवान में कितना रोजगार लोगों को मिला? 2000 रुपए के नोट लॉन्च किया था उन्होंने। जे आपन लिया नोट 5 साल ना चला पहले, ओके तू देश चलावे बदे फिर से बैठा दला तो देश बेची ना। बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय।
तथागत बुद्ध की धरती बिहार, लोकतंत्र की जननी बिहार, सामाजिक न्याय के संघर्षों की जमीन बिहार के सिवान जिले के अंतर्गत तियाय कस्बे में आयोजित सामाजिक न्याय संविधान को मानने वाले आप सभी सम्मानित लोगों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, जय मंडल, जय संविधान है, इंकलाब जिंदाबाद है। सबसे पहले पटना से मुझे यहां आना था। आयोजन समिति के लोगों ने बताया कि 2.5-3 घंटे में आ जाएंगे। 4-4.5 घंटा लग गया। अगर बुलेट ट्रेन चल रही होती पटना से सीवान तो बहुत जल्दी आ गया होता, लेकिन आने में बहुत देर हुई। इसके लिए आप सबके सामने हम खेद प्रकट करते हैं। अच्छा होता कि समय से आ जाते, सबको सुनते। बहुत सम्मानित लोग मंच पर बैठे हुए हैं, सामने बैठे हुए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि हमसे पहले जिन वक्ताओं ने बोला होगा, उनके अनुभव का, उनके ज्ञान का आप सब ने लाभ लिया होगा। आदरणीय अरुण गुप्ता जी अभी हमारे बीच से रुखसत किए। तो जिन लोगों ने विचारधारा, संघर्ष, ज्ञान की बातें आपसे साझा की होंगी, वो मैं सुन नहीं पाया, लेकिन कोशिश करूंगा उसे सहेज करके आगे बढ़ाया जाए। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के बहुत लोकप्रिय विधायक और जिनके न्योते पर हम सब लोग यहां इकट्ठा हुए हैं, कॉमरेड सत्यदेव राम जी को मैं क्रांतिकारी जय भीम और लाल सलाम दोनों पेश करना चाहता हूं कि आपने ये शानदार आयोजन अपनी आयोजन समिति के साथ मिलकर किया। तो पहले भी आयोजन समिति के लोगों ने बताया और अभी कॉमरेड सत्यदेव जी भी बता रहे थे कि जिस जगह पर आप बैठे हुए हैं, इस पर भी किसी का पहले अवैध कब्जा था, लेकिन जमीन सरकारी। और सामाजिक न्याय के आंदोलनों में तो एक समय नारा लगा करता था कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन, लंबा संघर्ष इस बात के लिए हुआ। आज भी इस देश की सरकारी जमीन पर सबसे ज्यादा किसका कब्जा है, इसके लिए भी अगर एक जाति जनगणना हो जाए तो देश की सबसे बड़ी चोरी पकड़ी जाएगी। और इन्होंने बताया कि जब ये तय हुआ, मुझे पता चला कि कॉमरेड सत्यदेव जी पूरे अपने विधानसभा में लगातार बाबा साहब अंबेडकर तथागत बुद्ध को, उनके विचारों को, संविधान के मानने वाले लोगों को अपने पूरे विधानसभा क्षेत्र में लोगों के बीच ले जा रहे हैं। और उसी क्रम में उन्होंने ये तय किया कि ये जगह, यहां पर तथागत बुद्ध की प्रतिमा, बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा लगाई जाएगी। और अभी कॉमरेड कह रहे थे कि जब हम लोगों ने तय किया कि भाई ये जमीन ऐसी है, तो लोगों ने कहा कि हम तो इसका विरोध करेंगे। तो कॉमरेड ने कहा कि हमने कहा कि फिर तो लड़ाई लड़ी जाएगी, हम भी अपने हक के लिए लड़ेंगे, आप भी लड़ना, देखते हैं कौन जीतता है। और पता चला कि ऐसे मौके पर जो कमजोर होता है वो भाग जाता है, क्योंकि जो सच के साथ खड़ा है, जो मानवता के विचार के साथ खड़ा है, जो ये चाहता है कि तथागत बुद्ध की अगर प्रतिमा एक हो, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा अगर इस इलाके में लगाई जाए, तो उससे आने वाली पीढ़ियां भी पूछेंगी। आज जो कार्यक्रम हो रहा है, इसमें मंच, टेंट, कुर्सी और भीड़ के लिए ये याद नहीं किया जाएगा
ये कार्यक्रम याद किया जाएगा तो इस वजह से याद किया जाएगा कि वो कौन शख्स था जिसकी प्रतिमा यहां पर लगाई गई। आने वाली पीढ़ी के बच्चे अपने घर में पूछेंगे मां बाप से जाकर कि उन्होंने अपने जीवन में ऐसा कौन सा काम किया था कि आज आदमकद प्रतिमा लगाई गई। तो मूर्ति से विचार तक की यात्रा के लिए आज आगाज हुआ है। इसके लिए मैं पूरी आयोजन समिति को बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि पहला कदम यह है कि अपने विचारकों, अपने पुरखों की मूर्तियां स्थापित करना, और उसमें भी तथागत बुद्ध की मूर्ति। आज तक दुनिया में बाकी देशों में आज के मौजूदा प्रधानमंत्री भी जाते हैं तो कहते हैं कि मैं युद्ध के देश से नहीं, बुद्ध के देश से आया हूं। इसके लिए तो हम आपको बधाई देते हैं कि चलिए, दुनिया में अगर आपको भारत की पहचान बतानी होती है तो तथागत बुद्ध आपके काम आते हैं। जिनको आप पूजते हैं उनमें से कोई काम, कौन काम आया? तथागत बुद्ध काम आए, क्योंकि बुद्ध का विचार मानवता का विचार था। बुद्ध का विचार इंसान और इंसान को जोड़ने वाला विचार था। बुद्ध का विचार इस दुनिया को प्रेम, शांति, सत्य और अहिंसा, प्रज्ञाशील करुणा का विचार देकर के एक खूबसूरत दुनिया बनाने का विचार था। इसलिए हम दुनिया की पहली ज्ञान की रोशनी के रूप में तथागत बुद्ध को अपना पुरखा मानते हुए उन्हें याद करते हैं। तो जो ज्ञान की बात किया, जो तर्क की बात किया, प्रज्ञा की बात किया, बुद्धि, विवेक, अगर बुद्धि की बात करेंगे तो नाली के गैस से चाय बनेगी कि नहीं बनेगी? बताइए। बुद्धि कहेगी कि अगर नाली के गैस से चाय बनती तो तियाए में कम नदी नाला है, सिलेंडर 1000 रुपया क्यों भराना पड़ता? बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार फलाने की सरकार। भोजपुरी आती है कि नहीं? भोजपुरी इलाका है। यहां से चंद कदम दूर आप इधर बढ़ते जाएंगे तो मेरा अपना जिला आजमगढ़, और इधर बलिया, देवरिया, ये सारा बॉर्डर एरिया है। तो हमारी माटी भी एक है और हमारी बोली भी एक है। हमहूर और भोजपुरी इलाका का है। तो यहाँ को भाषण वोषण ना हो। अब अरुण गुप्ता जी बहुत गंभीर बात कह के गए हैं, हम लोग के वरिष्ठ आदमी हैं, और भी तमाम सम्मानित लोग बैठे हैं, वो अपनी बात कह गए होंगे। लेकिन हम और आप बात करेंगे, बतियाएंगे, क्योंकि भाषण देने का काम आज की तारीख में केवल एक आदमी कर रहा है। जिसको देश चलाना था वो केवल भाषण चला रहा है और दूसरा कोई काम नहीं कर रहा है। इसलिए हम आपसे बतियाने आए हुए हैं। तो दुनिया के बाकी देश में जाकर बुद्ध को याद करते हैं। अब भारत में लौटल न तब 10 लाख का सूट, 1.5 लाख का चश्मा, 8 करोड़ का गाड़ी, 8,000 करोड़ का जहाज, अकुल कैले के बाद कहन कि हम तो फकीर आदमी हैं, हमारा क्या है, झोला उठा के चल देंगे। भैया ऐसी फकीरी तो हर आदमी को मिल जाए। 2-4 गो फकीर सिवान तियाए में पैदा हो जाए तो कम से कम इलाका का तो ना कल्याण हो जाए। ऐसा फकीर हम रहू के घरे में हो चाहिए। भाई कौन सी फकीरी भाई? 35 साल भीख मांग कर जीवन गुजारा किया। नाम नहीं ले रहा हूं, समझ रहे ना मैं किसकी बात कर रहा हूं? समझदार को ये वैचारिक मंच है। अगर यहां से किसी का नाम लेंगे तो अपने वैचारिक पुरखों तथागत बुद्ध और अंबेडकर का नाम लेंगे। बाकी किसी को हम उस लायक नहीं समझते कि उसका नाम भी यहां से लिया जाए। लेकिन हमारे लोगों को समझाने के लिए हमको कुछ बात बोलनी पड़ती है, क्योंकि माल लुटा जाता हमने का, कबो पाखंड के नाम पे, कबो धर्म के नाम पे, और जो लूटा था वो पूरा देश के निजी हाथों में बेचा था। इसलिए जब उसको दुनिया में अपना डंका बजवाना होता है तो वो तथागत बुद्ध की बात करते हैं। लेकिन भारत जब लौटते हैं तो बुद्ध जैसा भारत बनाना चाहते थे। बताओ तियाए के लोगों, क्या वैसा भारत आज ये बना रहे हैं क्या? ये आज जो भारत बनाया जा रहा है, बुद्ध के सपनों का भारत बन रहा है क्या? क्या बुद्ध के सपनों के भारत में धर्म के नाम पर दंगा होने का माहौल था क्या?
बुद्ध तो कहते थे कि धर्म कौन सा है, पहले आओ इस पर डिबेट कर लो। अच्छा सच सच बताइए, अगर तुम कह रहे हो कि हम बुद्ध के देश से आए हैं, तो बुद्ध के विचार को भी तो मानोगे। अब बुद्ध क्या बोलते थे, आत्मा है कि नहीं है? जोर से बोलिए। है। अब पढ़ला ना लगा था, गलती से यहां आ गई, यहां से निकल के दो चार। अच्छा आज दिक्कत क्या है कि ऐसी जगहों पर सब लोग जय भीम बोलने आ तो जाते हैं, लेकिन अगर थोड़ी सा माहौल बदले देखा तो दो चार देवी देवता वो पूजन लगे, कहीं नाराज ना हो जाए, हमारे जीवन में कोई नुकसान ना हो जाए। हम लेकिन उन लोगों को बुरा नहीं मानते। अगर आप मंदिर जाते हैं जाइए, आप पूजा करते हैं जाइए, आप कलावा बांधते हैं बांधिए, मैं आपका उपहास उड़ाऊंगा नहीं। मैं कहूंगा कि उसके बाद भी अगर आप यहां आए हैं, बुद्ध और अंबेडकर के विचार को सुन रहे हैं, तो दूध में मट्ठा पड़ गया है, आज नहीं कल फटेगा जरूर। अपने आप आपको समझ में जिस दिन आ जाएगा, आप इस विचार को समझने लगेंगे। इसलिए हमें किसी का मजाक नहीं उड़ाना है, क्योंकि भाई जिसको पता ही नहीं कि कहां जाना है कहां नहीं जाना है, तो उसको समझाने के लिए ही तो इतना बड़ा आयोजन हो रहा है। हमारे लोगों को पता होना चाहिए। वसीम बरेलवी का एक शेर है, और मुझे पता है कि इस पूरे इलाके में साझा विरासत की संस्कृति है कि कौन सी बात कहां कैसे कही जाती है, इसका सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। और एक बिगड़ी हुई औलाद भला क्या जाने, कैसे मां बाप के चेहरे से हंसी जाती है। ये एक वैचारिक मंच है, इसलिए यहां विचारधारा की बात की जाएगी और सवाल पूछा जाएगा कि तथागत बुद्ध जैसा भारत बनाना चाहते थे, अगर आज वैसा भारत नहीं बन रहा है, तो बुद्ध के मानने वालों इस पर सवाल पूछना हमारी जिम्मेदारी है कि नहीं है। अगर तथागत बुद्ध का पहला विचार था सत्य और अहिंसा, दो विचार थे, मानव पर हिंसा की बात छोड़िए, तथागत बुद्ध जीवों पर भी हिंसा की बात के खिलाफ खड़े थे कि नहीं खड़े थे। और आज केवल हिंसा की बात की जाएगी, बटेंगे तो कटेंगे। ये बात कौन बोल रहा है भाई? ये बात क्या इस देश के बड़े बड़े नेताओं को बोलनी चाहिए? कौन काट रहा है और कौन बांटा? हम यहां से पूछना चाहते हैं, इस देश को वर्ण व्यवस्था में किसने बांटा? ओबीसी को मंडल कमीशन के मुताबिक 3743 जातियों में किसने बांटा? शेड्यूल कास्ट की 1200 जातियों में किसने बांटा? और बांट करके किसने यह तय किया कि मुखस्य जायते ब्राह्मण बाहुर नाम क्षत्रिया, कोई मुख से पैदा होगा, कोई भुजाओं से पैदा होगा। दुनिया में इंसान एक तरह से पैदा होता है। भारत एक ऐसा देश है जिसकी किताब में लिखा है कि मुखस्य जायते ब्राह्मण, मुख से जो पैदा हो जाए बच्चों, वो कौन है? श्रेष्ठ है। तो हमारे पुरखे ज्योतिबा फूले हुए, और फूले ने एक किताब लिखी गुलामगिरी। तो गुलामगिरी में उन्होंने पूछा कि अगर मुख से बच्चा पैदा हुआ तो गर्भ कहां ठहरता था। और ये हम नहीं पूछ रहे, ये हम अपने महापुरुषों की बात कर रहे हैं, जिन्होंने इस देश को तर्क और वैज्ञानिकता का देश बनाने की कोशिश की थी कि अंधविश्वास और पाखंड में मत जाओ भाई। तो तथागत बुद्ध तर्क का नाम है, और दुनिया के बाकी देश में जाकर के जो बुद्ध को याद करते हैं, वो भारत में आकर के बहुजनों के खिलाफ युद्ध छेड़े हुए हैं। इस बात को हम यहां से ऐलानिया कहना चाहते हैं कि उनके जबान पर बुद्ध है, लेकिन उनके दिल में गोडसे, गोलवलकर और हेडगवार का विचार है। हमारे दिल में फूले, अंबेडकर और पेरियार का विचार है। ये अंतर और आज की लड़ाई, ये विचारधारा की लड़ाई है। एक तरफ इस देश को बांटने वाले खड़े हैं, और एक तरफ हम इस देश के 90% कमेरा लोग, इस देश के जोड़ने वाले लोग खड़े हैं। और आज आपसे ये अपील करने आए हैं कि बुद्ध के विचारों पर, बाबा साहब अंबेडकर के विचारों पर, मानव और मानव को एक करने के विचार पर एकजुट होकर के इस यात्रा को आगे बढ़ाइए। अब सवाल ये उठता है कि तथागत बुद्ध का विचार सत्य का विचार था। कॉमरेड का नाम भी है सत्य देव। और आज हम जब कार्यक्रम कर रहे हैं तो झूठों का राज आया हुआ है।
आज अगर गूगल करके पढ़िए कि देश में सबसे बड़ा झूठा व्यक्ति कौन, तो किसका नाम आएगा पता है ना? समझदार को इशारा काफी ना, नाम लेने की जरूरत नहीं ना, झूठ पकड़ में आ जाएगा। पहला झूठ, मेरी कोई पढ़ाई लिखाई नहीं हुई है दोस्तों। दूसरे में बोला इंटायर पॉलिटिकल साइंस में एमए हुए हैं। ऐसा एमए किए हुए हैं जिसमें दूसरा कोई एमए ही नहीं किया हुआ है। अब सोचिए ना भाई, ये कैसा झूठ। और मैं उसी दिल्ली विश्वविद्यालय में 14 साल प्रोफेसर था। निकाल दिया सबने, इंटरव्यू के नाम पर निकाला, मेरिट का नाम लेते थे ना। मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय का गोल्ड मेडलिस्ट, टॉपर ऑफ द बैच। और ये इसलिए नहीं कहता हूं कि मैं अपने ज्ञान का आपको प्रदर्शन कर रहा हूं कि देखिए अपने मुंह मियां मिट्ठू बन रहे हैं। अल्लाह, अब हम टॉप कर ली तो हम ना बोले तो दूसर के बोली। लेकिन इसलिए ये बात बताता हूं कि जो लोग कल तक कहते थे कि मेरिट की वजह से आरक्षण नहीं होना चाहिए इस देश में, बताइए आरक्षण का विरोध किसने किया था इस देश में? और जब आरक्षण लागू हुआ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संघर्षों और महापुरुषों के संघर्षों के बाद 1990 में विश्वविद्यालय में आरक्षण लागू हुआ और पहली बार आपके समाज के बीच से प्रोफेसर बनने लोग निकले, यूनिवर्सिटी टॉप किया। तो मैं तो यादव समाज से आता हूं, यहूं बहुत जने हुई हैं, उनके लगत हुई कि हम तो यादव जी हैं, हमका के शोषण करी, तो वो कहने लगे हम तो श्रेष्ठ है। अब कहानी सुना कि जब यूनिवर्सिटी टॉप किया मैंने, तो मेरे प्रोफेसर ने जो मुझे पढ़ाया करता था उसने कहा कि अहीरों के बच्चे गाय भैंस चराना छोड़कर अगर यूनिवर्सिटी टॉप करने लगे तो हमारे बच्चे कहां जाएंगे? ये बताओ, ये जातिवाद है कि नहीं है? और ये कोई मुसलमान बोला क्या? ये जाति के नाम पर गाली हमको कोई मुसलमान दिया क्या? इतिहास याद करो बिहार के लोगों, और उत्तर प्रदेश और बिहार के बॉर्डर पे खड़े हो, आपको अगर भ्रम हो जाए कि आपकी जाति श्रेष्ठ है तो इतिहास पढ़ना। और खासकर नौजवानों से मैं कहना चाहता हूं, एक समय इसी बिहार में मुख्यमंत्री थे बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, पुराने लोग वरिष्ठ लोग जानते होंगे, मंडल कमीशन जिनके नाम पर बना। और मैं नौजवानों को कह के जा रहा हूं, मुझे बहुत खुशी है, कॉमरेड लोगों का कल्चर होता है, एक पंचशील का फटका और एक नीले गमछे से और एक माला से इन्होंने स्वागत किया। मैं खुश हूं कि माला पर खर्चा नहीं हुआ और इस पैसे को बचाकर घर घर किताब पर खर्चा करिए। कलम और किताब ही आपको बचाएगी और आने वाली पीढ़ियों को बचाएगी। और मेरी भी किताब वहां रखी हुई है, जाते जाते सब लोग पढ़ते जाइएगा, जिसका किस्सा मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्यों एक प्रोफेसर को निकाला गया, और उससे समझिएगा कि आपका संविधान कितना खतरे में है। और इसलिए जब बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल बिहार के मुख्यमंत्री बने तो उस समय गंगा में ट्रांसपोर्टेशन होता था। जब मैंने ये इतिहास पढ़ा तो मुझे समझ में आया कि नई पीढ़ी के बच्चों को तो पता ही नहीं है। ये तो आजकल कुल धर्म बचावे जाते हुए कि धर्म खतरा में है, कहां जाते बाऊ धर्म बचावे, और घर खतरा में बाऊ के बचावे ना जाता। चूल्हा खतरा में है, रोटी महंगी हो गई, प्याज महंगी हो गई, खेती में अब अनाज पैदा नहीं हो रहा, बंटवारा में खेत सिमटता जा रहा। तो घर बचाने जो नहीं गया वो धर्म बचाने सबसे आगे चला गया। जा रहा है कि नहीं? इसलिए हम ये बात समझाना चाहते हैं, इतिहास पढ़ो तो कोई भटकाएगा नहीं। तो जब गंगा में ट्रांसपोर्टेशन होता था, वहां यातायात होता था, तो तेल रिस गया, आग लग गई। तो बिहार के विधानसभा में खड़े होकर एक व्यक्ति ने खड़े होकर कहा कि अगर एक शूद्र बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा तो गंगा में आग नहीं लगेगी तो और क्या होगा। इतिहास इसलिए दोहराना जरूरी है कि अपमान कैसे किया। यह वाक्य किसी मुसलमान ने बोला था क्या? पता लगाना इतिहास, नाम भी मिल जाएगा, मैं नाम छोड़ दे रहा हूं। वो वही है जिन्होंने कहा था मुखस से जाए थे, समझदार को इशारा काफी। बीपी मंडल खड़े हुए और उन्होंने कहा कि देखो सुनो, गंगा में आग तो तेल रिसने से लगी है, लेकिन एक शूद्र बिहार का मुख्यमंत्री बन गया, इससे तुम्हारे सीने में जो आग लगी है इसको मैं और भड़काऊंगा जब तक बराबरी का समाज बना करके इस देश में शूद्रों का शासन न कायम कर दूं।
अगर वो जाति श्रेष्ठ थी तो बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल को गाली किसने दी? बिहार में अब उनके कुछ दिन बाद बिहार के मुख्यमंत्री बने कर्पूरी ठाकुर। आजकल वो कुल भारत रत्न देत हम कर्पूरी ठाकुर के, जो ने कलियां कुल गारी देते रहना कर्पूरी ठाकुर के। एमए बीए पास करेंगे, कर्पूरिया को बांस करेंगे। गाली को दोहराना उचित नहीं लगता कई बार, लेकिन मैं दोहराता हूं कि कर्पूरी ठाकुर जैसे महानायक को गाली देने वाला कौन था? कौन था ये कहा कि कर्पूरी ठाकुर आरक्षण कहां से आई? कर्पूरिया की मां। और उसके आगे जो बोला वो मैं बोल भी नहीं सकता। किसने गाली दी और आप भूल गए? आज भारत रत्न दे रहे हैं ये आरएसएस और बीजेपी के लोग। जब कर्पूरी ठाकुर मैट्रिक पास किए थे, और नौजवानों ये तुम्हारे लिए ये बात मैं इतिहास की दोहरा रहा हूं, मैट्रिक पास किए 10वां, और अपने समाज के बीच पहला बच्चा जो मैट्रिक पास किया, पेट काट कर पिता ने पढ़ाया था, और गांव के एक सामंत के पास ले गए इस उम्मीद में कि जब बच्चे का परिचय कराएंगे कि हमारा बचवा मैट्रिक पास कर गया तो उसकी पढ़ाई में कुछ मदद हो जाएगी, क्योंकि आगे पढ़ाई का खर्चा देने की स्थिति नहीं थी पिता की। तो पिता ने जाके कहा कि बच्चा जाके उनसे बता दो, हुजूर से, साहब से, जो अपने खटिया पर बराबर में बैठने नहीं देना चाहते थे। आजकल खटिया बराबर हो गए का? हम आपसे पूछना चाहते हैं, जातिवाद खत्म हो गया क्या? आप भी जानते होंगे, हमसे बेहतर जानते होंगे। कर्पूरी ठाकुर जाते हैं और उस सामंत से बोलते हैं कि हम मैट्रिक पास कर गए। तो सामने से जवाब आता है कि मैट्रिक पास कर गिला, आवा गोड़ दबावा, पैर दबाओ। इसका मतलब हमारे लोगों के सम्मान की कोई कीमत नहीं थी क्या? वो मैट्रिक पास किए हुए बच्चे का अपमान किसने किया? क्या वो हमारा पैर दबाओ? क्योंकि तुम पैर में रहने लायक हो, तुम कैसे पढ़ाई लिखाई करके आगे बढ़ जाओगे? वो बच्चा जब पढ़ाई करता है, बिहार का एक दिन मुख्यमंत्री बनता है, तो 12वीं तक की पढ़ाई मुफ्त कर देता है कि किसी किसान कुमार कमेरा के घर के बच्चे अगर पढ़ाई करने जाएं तो जेब में पैसा न हो, उससे उनकी पढ़ाई न रुक जाए। उसका नाम कर्पूरी ठाकुर है, जिनके तन पर कपड़ा नहीं था। पुराने लोग इतिहास जानते हैं, नौजवानों सुनना इतिहास। जब वो मुख्यमंत्री थे तो उनका कुर्ता फटा हुआ था। वहां उस समय के प्रधानमंत्री थे चंद्रशेखर, और वो आए और उन्होंने कहा कि कर्पूरी, आप तो मुख्यमंत्री हो, अब तो कम से कम कुर्ता अच्छा पहन लो। और कर्पूरी ठाकुर, उनके लिए चंदा जुटाया जाता है, और चंदा जुटा के कहा गया कि भाई मुख्यमंत्री राहत कोष में आप सब लोग थोड़ा थोड़ा चंदा दीजिए, तो कर्पूरी ठाकुर पूरा कपड़ा इनको नया कुर्ता सिलवा के दे दिया जाए। सुनना हमारे लोगों की ईमानदारी क्या थी। जितना पैसा जुटा कर्पूरी ठाकुर को दिया गया, और कर्पूरी ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री राहत कोष में यह पैसा जाएगा। जिस दिन बिहार के हर नंगे बदन पर एक कपड़ा आ जाएगा, उस दिन कर्पूरी ठाकुर नया कुर्ता पहनेगा, उसके पहले मेरे कुर्ते पहनने की कोई जरूरत नहीं। यह त्याग किया हमारे लोगों ने। चौधरी चरण सिंह बड़े नेता थे, पता नहीं आप नाम जानते होंगे कि नहीं, देश के प्रधानमंत्री भी थे। लोक दल उस समय हुआ करता था, जनता दल। उसका प्रचार करने जब कर्पूरी ठाकुर के गांव गए तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे घर चलना चाहता हूं। घर कच्चा था, टूटा फूटा मकान था। जाते जाते उन्होंने कहा कि मैं कुछ आपको मदद करा देता हूं, एक नया घर बनवा लो कर्पूरी। उन्होंने जो मदद की, उस पैसे से कर्पूरी ठाकुर ने अपने गांव में एक सरकारी स्कूल बनवा दिया कि गरीब का बच्चा उसमें मुफ्त पढ़ाई करे, और उनका घर उनके मरने के बाद भी कच्चा ही पड़ा रहा था। ये ईमानदारी थी उन लोगों की, और ये ईमानदारी इसलिए थी कि गरीब का बच्चा पढ़ाई कर सके, गरीब के बच्चे को सम्मान मिल सके। यही उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री थे राम नरेश यादव, तो दिल्ली से अपमान करने वालों ने गालियां दी कि दिल्ली से चमड़ा भेजा संदेश, और बार बनावे कर्पूरी और भैंस चरावे राम नरेश। बाल बनाने वाला कोई बुरा काम होता है क्या? भीख मांगने से बुरा तो नहीं हो सकता। मेहनत करके खाने कमाने का काम है बाल बनाना, और बाल बनाने का काम मेहनत कश का है।
कपड़े का काम धोबी का मेहनत करने का है, कुम्हार का काम मेहनत करने का है। हमारे पुरखों ने हमें मेहनत करना सिखाया। हमारे पुरखों में से कोई भीख मांग करके कभी गुजारा करने वाला नहीं हुआ। और आज कुछ लोग टेलीविजन पर कहते हैं कि मैं 35 साल भीख मांग कर गुजारा किया हूं। तो 35 साल भीख मांगे, रेलवे स्टेशन पे चाय बेचा, और जब देश बेच दिया तो पता ही नहीं चला। उनके भक्तों की हालत क्या है? चाय बेचते उनको किसी ने नहीं देखा, देश बेचते पूरा देश देख रहा है, फिर भी कर रहे हैं कि कहां कुछ बेचा था वहां। उनके तो ना आगे नाथ न पीछे पगहा। कहावत समझ में आई ना? के करे बदल लुटी। हाँ, उनके तो क्यों हैये ना है, जेकरे क्यों हैये ना हो वह सबसे बड़ा लुटेरा होला। एक इतिहास अगर पढ़ल जाई तो ये समय का इतिहास बतावल जाई कि कुल भारत लूट करके अपने दोस्त के बेच दल कि हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल दे। क्या नारा लगाया था कि सौगंध वो बेच रहे हैं भारत को, मैं चैन से कैसे सो जाऊं। समझत होगा कि ना लोगन? वो लूट रहे हैं भारत को, खामोश में कैसे हो जाऊं। हां, मैंने कसम उठाई है, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। और जब से बने प्रधानमंत्री, पहले रेल बेचा, फिर रेल की पटरी बेचा, फिर बैंक बेचा, बीएसएनएल बेचा, एमटीएनएल बेचा, एलआईसी बेची, एयरपोर्ट बेचा। वादा किया था कि हवाई चप्पल वाले को हवाई जहाज में उड़ाएंगे, हवाई जहाज बेचा। हवाई चप्पल वाला नीचे देखा तो हवाई चप्पलों बिक गया है। बारी बारी एक एक चीज अपने दोस्तों को बेचता चला गया वो आदमी। और उसने तो पहले ही बोल दिया था कि वो फकीर है, झोला लेके चल जाएगा। सिवान के लोगों, मैं आपसे पूछने आया हूं, अगर आपके बच्चों की शिक्षा बिक गई, आपके बच्चों का रोजगार बेच गया, तो आज से 25 साल बाद आपके बच्चे जब पूछेंगे कि जब सब बेचा जा रहा था तब तुम क्या कर रहे थे, तब आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि अगर हम बचा नहीं पाए तो क्या आने वाली पीढ़ियों की नजर में हम दोषी कायम किए जाएंगे कि नहीं किए जाएंगे? लड़ाई इसलिए आने वाली पीढ़ियों के लिए लड़ना है। 14 साल में प्रोफेसर रहा, और अब मैं बहुत इधर उधर की बात करने की बजाय मैं वर्तमान पर बात ज्यादा करना चाहता हूं, क्योंकि वोट और नोट दोनों लुटाता, हमने को पता नहीं चलता। नोट भी गलत जगह पर लूटी जा रही है और वोट भी लूटा जा रहा है। इसलिए अगर बाबा साहब अंबेडकर पर मुझे बोलने को कहेंगे तो घंटों बोलता रहूंगा। इतनी किताब पढ़ी है डॉक्टर अंबेडकर के बारे में, लेकिन मुझे लगता है कि डॉक्टर अंबेडकर ने अपने जीवन की लड़ाई लड़ ली और 1956 में बोल कर गए कि बड़ी मुश्किल से एक कारवां यहां तक लाया हूं, इसे आगे ले जाना, और आगे न ले जा पाओ तो वहीं छोड़ देना, पीछे मत जाने देना। सिवान के लोगों, ईमानदारी से बताओ कि क्या हमारी आंखों के सामने बाबा साहब अंबेडकर का कारवां मीलों पीछे ले नहीं जाया जा रहा है? क्या डॉक्टर अंबेडकर ने यही भारत बनाने का सपना देखा था? इस देश को कहा जा रहा है कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, डॉक्टर अंबेडकर ने इसे संविधान का राष्ट्र बनाया है। इसलिए इस सम्मेलन का मकसद यह है, पहचानो कि संविधान नहीं था तो तुम्हारे पास क्या नहीं था। खटिया पर बैठने का सम्मान था क्या? ये जितने लोग पुराने बैठे हैं और सामने बैठे हैं, कई बार तो मैं बड़ा संकोच में आता हूं विधायक जी कि जितनी मेरी उम्र नहीं होगी उससे ज्यादा उम्र जिन्होंने संघर्षों में खपा दिया वो यहां सामने बैठे होते हैं। उनके सामने हम क्या नया बोलेंगे? लेकिन हम बस आपसे हिम्मत लेने आते हैं, हम आपसे अपनी बात कहने आते हैं कि जितना संघर्ष पिछली पीढ़ी ने किया, अगर उसको हम बचा भी नहीं पाए तो इन नौजवानों की इतनी भीड़ और सेल्फी वाली मोबाइल से क्या फायदा? ये मैं सवाल आपसे कहने आया हूं। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि इस संविधान नहीं था तो तालाब का पानी भी जाति देखकर पूछा। जानवर पी सकता था तालाब का पानी, इंसान नहीं पी सकता था अगर उसकी जाति वो नहीं है तो। गले में मटका, पीठ पर झाड़ू, चारपाई पर बैठ गया तो पीटा गया, सामने खड़े हो गए तो मारा गया, जातियों के नाम पर गाली बनाई गई, इतना अपमान हमारे पुरखों का किया गया। बताओ, अगर इसमें जितने भी देवी देवता का तुम नाम लेते हो, वो तो इंसानों को जब अपमानित किया जा रहा था तो उसमें से कोई उनको बचाने क्यों नहीं आया? मैं तो एक सवाल पूछना चाहता हूं,
सम्मान किसने लौटाया? आपका हक अधिकार देने का रास्ता किसने बनाया? वो बनाया तो केवल एक किताब ने बनाया, जिसका नाम है भारत का संविधान। और उस संविधान ने हमको बराबरी का हक अधिकार दिलाया है और उसका हमें रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। आज अगर आपसे कोई अपमानित कर दे गांव में, तो थाने पर जाकर के कह सकते हो कि मुकदमा लिखो। तो जब लात खाते हो तो कहां जाते हो आप? थाने पर। जब कोई आपकी जमीन हड़पने लगे, आपको सम्मान छीनने लगे, तब कहां जाओगे? मुकदमा करने, कोर्ट में, न्यायालय में। बीमार होते हैं तो कहां जाते हैं? अस्पताल। पढ़ाई करनी है तो कहां जाते हैं? विद्यालय। जब सारा जीवन इससे चल रहा है तो वहां क्यों जाते हो जहां केवल नोट लूटा जा रहा है? एक किस्सा सुनाता हूं, समझदार को इशारा काफी। मेरी शैली थोड़ी अलग है, मैं सीधा प्रहार नहीं करना चाहता और मैं कहना हूं कि किसी को दुश्मन बनाने की बजाय अपने दोस्तों को पहचानो। आप समझदार बनो और अपनी कमी जानो। दूसरे की कमी गिनाने पर इस मंच पर खड़े होकर उनकी कमी नहीं गिनानी चाहिए। हमसे जहां गलती हो रही है, मुझे लगता है उस पर बात होनी चाहिए। आज तारीख है 10 दिसंबर और 2 दिन पहले कितनी तारीख थी? जोर से बोला। अरे आधा लोग तो खाना खा लिए ना, और थोड़ा बहुत बचे हैं तो अभी खा लीजिएगा, बचा है। मेहनत का खाना है, भूख लगी रहेगी तो और अच्छा लगेगा। तो थोड़ी सब पेट की भूख के पहले थोड़ा दिमाग वाली भूख को भर लिया जाए। तो जोर से बोला। 2 दिन पहले कौन तारीख? और आज से 8 साल पहले 8 नवंबर को इस देश में नोटबंदी की गई थी। याद है कि भूल गए? 500 और 1000 की नोट आज से ऐसे कह के देख ले लो वीडियो की ना। 10 लाख का सूट, बढ़िया चमचमाता चेहरा, मशरूम का रोटी खाना हो, मशरूम का जाना थोड़ा लोगों ने। यहां आदमी के पता ना हर उम्र घटत या चेहरा का चमक ललाट एकदम लाल हो चल जाता। ऐसा कौन फकीरी है भैया? यहाँ विधायक जो घुम्मत हुई है, पता चलो 2 बजे रात को वहां से चले हैं कि भाई कार्यक्रम है, यहाँ करना है अपने लोगों को। गरीबों का चेहरा देख लो, आपको पता चल जाएगा इस देश के 90% कमेरा लोगों के चेहरे मुरझाए हुए हैं और जो लूट रहे हैं उनके चेहरे पर चमक है। हमारी लड़ाई इस 10% भारत जो चमक रहा है उसके सामने ये 90% भारत का है जो उदास है, लाचार है, बीमार है। उसके हक की लड़ाई लड़ करके उसको बराबर का सम्मान दिलाने के लिए हम यहां इकट्ठा हुए हैं। और इसलिए मैं आपसे इशारे में कुछ बात कहने आया हूं। 8 साल पहले 8 नवंबर को नोटबंदी हुई थी। 500 और 1000 के नोट बंद, और कहा गया कि इससे भ्रष्टाचार रुक जाएगा, काला धन वापस आ जाएगा। अगर मुझे प्रधानमंत्री बना दो भाइयों बहनों, 100 दिन में काला धन ले आऊंगा, युवाओं को रोजगार दूंगा। हर साल कितना करोड़? जोर से बोला। सिवान में कितना रोजगार लोगों को मिला? पुराने लोग बैठे हैं, पता है। मैं अपने गांव का किस्सा बताऊं, ढेर हमने में अंतर था ना। 15 साल पहले हमारे गांव में 15 लोग सरकारी नौकरी में रहे और कोई कांवड़ लेकर नहीं जाता था। 15 साल बाद आज मेरे गांव में सरकारी नौकरी वाले 0 हैं और कांवड़ लेकर के 15-20 ठौरे अब नया जाए अलग लगना। ये नया भारत बना है। और समझदार अगर हो तो इसको समझो। पुराने लोग बताइए कि जितना गांव में लोग रिटायर हो रहा है नौकरी का, उसके बाद नए नौजवानों को नौकरी मिल रही है क्या? सब बेरोजगार घूम रहा है। और जिनकी नौकरी थी, कोरोना के समय आंकड़ा आया कि 12 करोड़ नौकरियां केंद्र सरकार की नीतियों के चलते खत्म कर दी गई। तो कहां रोजगार देवे के कतरना, कहां जोन रहे वो काला धन आयल का? भाइयों बहनों, अगर विदेश में जितना काला धन है, अगर हम उसको ले आए ना, तो एक एक गरीब आदमी को 15-20 लाख यूं ही मुफ्त में मिल जाएगा। ए भाई, गरीब यहां क्यों ना का? जोर से बोला। गरीब हैं, अकाउंट है, पैसा आया, 15 लाख मिला। जोर से बोला। लगा तो कुछ जने धीरे से बोला था कि हम बता दे तो पड़ोसी जान जाइए। अरे नाम मिलल तो केहू के नाम मिलल का? 1 रुपया मिलल का? आ कोरोना में जो जेब कर वो गल कि ना गल?
लुटायल कि ना। आई जितना माता बहने लोग हैं, मैं आयोजक समिति को एक बार और धन्यवाद देना चाहता हूं विशेष तौर पर। ऐसे कार्यक्रमों में अमूमन पुरुषों की भीड़ होती है, लेकिन कॉमरेड को बधाई दीजिए, इनकी टीम को बधाई दीजिए कि इतनी बड़ी तादाद में हमारी माताएं और बहनें इस कार्यक्रम में आई हैं। मुझे लगता है कि बदलाव यहां से होगा। पुरुषों की क्रांति दरवाजे पर जाकर खत्म हो जाती है। जब एक महिला जागरूक होती है ना, तो दूसरे महिला से चौके चरवाहे पर चौके पर बैठ करके कहती है कि बहन गड़बड़ा गयलू, तू छठे के चक्कर में रह गयलू, वहां तिया में चलल हो, तू वैचारिक कार्यक्रम रहे और पूरी के साथ बुनिया भी बनल रहे। विचारधारा अगर जाएगी तो एक साथ कई परिवारों को बदलेगी। और महिलाओं को हम छोड़ देते हैं, उन्हें विचारधारा में। आपने शिक्षा महिलाओं को बराबर तो दी नहीं, सम्मान बराबर दिया नहीं, बेटी बड़ी हुई नहीं कि पहले बेटी का ब्याह कर दो। जितनी लड़कियां यहां आई हैं, मैं उनसे कम से कम ये कहना चाहता हूं, अपने घर पे लड़ जाना कि जब तक पढ़ाई पूरी नहीं हो जाए और अपने पैर पर खड़े नहीं हो जाएं, हमारा ब्याह मत करना। हम पहले अपने पैर पर खड़े होंगे, और नहीं तो ये तय करो कि हमारी पढ़ाई कोई रोकेगा नहीं, तब जाकर के हम उसकी बात करेंगे। तो सारी क्रांति दूसरे के घर में हुई, अपने घर में। भगत सिंह पैदा हो लेकिन पड़ोसी के घर में, डॉक्टर अंबेडकर पैदा हो पड़ोसी के घर में, लक्ष्मण यादव की तो नौकरी चली गई, प्रोफेसर की डायरी रखी है, पढ़िएगा। कोई पूछता है कि कहो भैया तुहार घर कैसे चलता, तुहार तो तनख्वाह बंद हो गई, क्यों पूछेला ना। आओ भाषण दा, पूरा एकदम झजकोरा हमने के, और यहां से जब लौट के जाएं तो चौराहे पर कौन रोक ले हमको आपको पता भी है। जान जोखिम में लेकर के हम लोग ये काम कर रहे हैं, महान बनने के लिए नहीं। हमको यहां से चुनाव थोड़े लड़ना है, यहां से तो विधायक जी हैं ये, और जिसको लड़ना होगा वो लड़ेगा आकर के। हमको आपका वोट नहीं चाहिए और हम आपसे नोट मांगने भी नहीं आए, लेकिन हमको महसूस होता है कि जिस रास्ते चल करके हम यहां तक आए, अगर वो रास्ता बंद किया जा रहा है तो उसकी लड़ाई भी हमको लड़ना होगा, वरना आने वाली पीढ़ियां गुलाम पैदा होंगी। इसके लिए मैं आपके बीच में सारी जान जोखिम में लेकर आया हूं। मैं आपको बता सकता हूं कि विश्वविद्यालयों को इन सरकारों ने बेच दिया है, सरकारी स्कूलों को बर्बाद कर दिया है, और इस सरकार ने नीति बनाई है नई शिक्षा नीति। जो डीयू जेएनयू जामिया है, उसमें जो 10 साल पहले फीस 4,000 रुपया थी, आज फीस वो 40,000 रुपया है। आपके गरीब के बच्चे वहां पढ़ाई कर पाएंगे क्या? तो गरीब आपके घर में पैदा हो गए, बच्चा गरीब घर में पैदा हो गया तो न उसे अच्छी शिक्षा मिलेगी, और अगर अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी तो अच्छा रोजगार मिलेगा क्या? तो ना आपको शिक्षा मिली ना रोजगार मिला, तो ये नौजवान क्या करेंगे? अचानक कोई नेता आएगा और वो कहेगा कि धर्म खतरे में है, आपका बच्चा धर्म बचाने चला जाएगा, क्योंकि उसको शिक्षा तो मिली नहीं, रोजगार उसके पास है नहीं, तो वहीं जाएगा जहां वो दूसरे का झंडा उतार कर अपना वाला झंडा फहराएगा, दंगा होगा, दंगे में मारा जाएगा। और अगर गृह मंत्री आप होते तो आपका बेटा जैसा बीसीसीआई का चेयरमैन बनेगा और बाद में आईसीसी का चेयरमैन बन जाएगा, और गरीब का बेटा दंगे में मारा जाएगा। समझदार को इशारा काफी। एक को नेता का लड़का कुल धर्म बचावे जाल ना। अच्छा, जब धर्म खतरा में बात, गृह मंत्री अमित शाह का बेटा काहे नहीं धर्म बचाने आता है भाई? पता है ना भाई, नेता लोग का भी बेटा लोग धर्म बचाए, 2-4 दंगा में वो भी जाए। पता है आपके नेताओं के बच्चे विदेश में पढ़ाई करते हैं, महंगे स्कूलों में पढ़ाई करते हैं, और आपके घरों के बच्चों को धर्म के नाम पर लड़ा रहे हैं। इसलिए बुनियादी सवाल मैं आपसे करने आया हूं। नोटबंदी हुई, काला धन नहीं आया, रोजगार आपको मिला नहीं, आप उसके नाम पर वोट ही नहीं देते। आपको अपने बच्चों का रोजगार चाहिए ही नहीं, आप तो अपने बच्चों को, बेटियों को ताना मारते हैं कि एक बुद्धि है ना, नहीं तो नौकरी मिल गई लो, और फलनवा के लड़का का तो नौकरी मिल गई। आपको कहां पता कि उसका पेपर ही नहीं हो रहा है बच्चे का? नौजवानों से पूछिए, पेपर लीक हो जा रहा है, 10-10 लाख रुपए में पेपर बेच जा रहा है, और जो पैसा दे रहा है उसको नौकरी मिल रही। तो आपके बेटा बेटी को नौकरी कहां से मिलेगी? और नई नौकरी मिलेगी तो बेटा बेटी आगे कहां जाएगा? नोटबंदी फेल हुई, उसके बाद सब कुछ लूटा गया। 2000 रुपए की नोट लॉन्च किया था उन्होंने, जे आपन लियाल नोट 5 साल ना चला पहले, ओके तू देश चलावे बदे फिर से बैठा दला तो देश बेची ना। 2000 की नोट चलती है क्या? जोर से बोलिए।
2000 की नोट बंद हो गई कि नहीं? तो राजा फेल है कि नहीं? राजा के नियम बदल गया, फेल हो गया कि नहीं? उस समय एक और काम हुआ था, माताओं बहनों आप लोग ध्यान से समझना। 500 नोट 1000 का बंद हो गई, अकाउंट में जमा कर ना पा रहा था एक चालाक आदमी, क्योंकि अकाउंट में जमा करने पर तो गड़बड़ा जाएगा ना। तो वो गया मंदिर और धकाधक 500 1000 की नोट चढ़ाने लगा कि ये बहाने कम से कम भगवान ने खुश हो जाए, और धड़ाधड़ 500 पुरानी 1000 पुरानी नोट चढ़ाने लगा। उसको सोचा भगवान खुश। अचानक एक आदमी बीच में आया और वो कहा, रे मूर्ख, ये 500 और 1000 की नोट क्यों चढ़ा रहे हो? ये तो बंद हो गई है। वो आदमी भी चालाक था, उसने कहा, धीरे बोलो, हमको पता है कि नोट बंद हो गई है, तुमको पता है कि नोट बंद हो गई है, भगवान को थोड़ा पता है कि अभी ये नोट बंद हो गई है। अब इसके आगे वाली लाइन में मेरा संदेश है। उस आदमी ने कहा कि ये नोट भगवान थोड़े लेते हैं, जो लेता है उसको पता है कि ये नोट बंद हो गई है, अब ये नोट नहीं चढ़ाई जा सकती। अब बताओ माल किसका लुटा रहा है, किसके नाम पर लूटा जा रहा है? समझ रहे कि नहीं? समझदार को इशारा काफी। हमारे गाँव में वो लड़का रहा, भोजपुरी में सुना लोगन, बड़ी बड़ी बात बतियौला से कोनो बात ना, ये कार्यक्रम खत्म हुई तो फिर कोई हौ छठी मैया वाला कुल खत्म थोड़ा भल, अभी तो बलल अगला प्रोग्राम, अगला त्योहार वही वाला है। त्योहार पे त्योहार मनाइए, खुशी मनाइए। उस दिन खुशी मनाइए कि अगर गरीब के घर में पूड़ी नहीं है तो 2 रुपया किसी गरीब के घर में त्योहार के दिन उसको पूड़ी खिलाने में दीजिए। मैं गारंटी देता हूं कि अगर कोई भगवान होगा तो इस बात से ज्यादा खुश होगा इसके बनिस्पत कि आप किसी जगह दान और दक्षिणा दीजिए। किसी अनपढ़ बच्चे को कलम और किताब खरीद कर दे दीजिएगा, मुझे लगता है कोई भगवान होगा तो इस बात से ज्यादा खुश होगा कि आपने किसी अनपढ़ को शिक्षा दी, किसी भूखे को रोटी दी, किसी नंगे बदन वाले को कपड़ा दिया, किसी को मकान दिया। मानव की सेवा करिए। मानव सेवा से सबसे बड़ा कोई धर्म नहीं है, क्योंकि हमारा पुरखा कबीर लिख गया कि मुंह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं मंदिर, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना मैं व्रत उपवास में, खोजी हो तो तुरते मिलियो पल भर की तलाश में। कहें कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। और यहां धर्म के नाम पर केवल लड़ाया जा रहा है या अंधविश्वास और पाखंड फैलाया जा रहा है। आजकल नया नया कुल वीडियो वायरल करना, गोबर खाइए, देख ले वागना लोगन, जोर से बोला। नौजवान कुलू वाली वीडियो देखला जो में एगो नया आयल और रोटी पे पहले गोबर ऐसे लगावला और चोंगा बंगा के ओके गोबर से खात है। बहुत पौष्टिक होला गोबर गाय का। कोरोना आयल तो एगो ठौरा टीवी पे बैठ के कहा था कि हमारे वैज्ञानिकों ने कहा कि गाय का गोबर अगर उसको लीप लेंगे तो कोरोना नहीं होगा, अगर उसका गोबर का छत बना देंगे तो कोरोना परमाणु हमले से बच जाओगे। हम कहले कि अगर 250 ग्राम रोज खायल करा तो बुद्धि भी बढ़ जाएगी। लेकिन हम आपसे क्या कहने आए हैं पता है? आदि मानव जब रहे होंगे, विज्ञान तकनीक नहीं थी, गारंटी से कहता हूं किसी आदि मानव ने, मूर्ख थे, नहीं विज्ञान था, तब भी गारंटी से कहता हूं कि गोबर नहीं खाना है। ये बात हमारे आदि मानव भी जानते होंगे। और 2024 में कुल हमनी के गोबर खिया हुए पे तुल अल्लाह, गोबर खाएंगे? जोर से बोलिए। अरे हम किसान कमेरा आवाम हैं, हमको पता है कि गोबर को खाद में डालो, अनाज पैदा करेंगे, हम अनाज पैदा करके खाएंगे, हम कपड़ा बना करके जिएंगे, हम अपना मेहनत का काम करके जिएंगे, और इस देश को गोबर खाने वालों का देश कभी नहीं बनने देंगे। हलवा पैदा करेंगे और हलवा हर पेट को मिले, इसका देश बनाने का काम करेंगे। लेकिन अंधविश्वास और पाखंड बढ़ता जाएगा तो गोबर खाएंगे लोग। एक थोड़ा बाबा नया नया बनल बाबू कहता कि अगर गाय का गोबर में, पहले गाय को गेहूं खियाओ, आई पुरान लोग देखिया सुना लोगन, पहले गांव को गेहूं खियाओ, फिर गाय जो गोबर दे ओके में से निकाल के गेहूं धुल लो और उसको खा लो तो बच्चा पैदा हो जाएगा। बतावा जोर से, देख ले लोगन की ना। और टेलीविजन पर बैठकर यह पाखंड फैलाया जा रहा है। बताइए दुनिया में किसी और देश में ऐसा होता है क्या? दुनिया के किसी और देश में गोबर खाने की बात कही जाती है क्या?
दुनिया में किसी एक देश में एक रहल बाबा तो कहा था कि आप पर्चा बनावाला देख लो लोगन, पता न कौन धाम ओम चलत बा, पर्चा बनाओ तो बच्चा तुम्हारे चाचा का नाम फलाने प्रसाद है, तुम्हारे घर में 2 दिन पहले एक बकरी मर गई थी, तुम्हारे घर में भैंस बीमार है, बताओ सही कि नहीं। और सामने से पब्लिक कहती बाबा, तो कह जा बच्चा तेरा कल्याण होगा। लो आशीर्वाद दे दिया। और कौन उसमें जा रहा आशीर्वाद लेने? ये हमारे लोग जिसको पता नहीं, वहां जाकर के अंधविश्वास और पाखंड में बस रहे। एगो मध्य प्रदेश का है बाबा, उ कहला कि अगर तुहार लड़का पढ़े में पास न होखे तो जहिया तोहरे बेटा का एग्जाम होखे, बेटी का एग्जाम होखे, बेलपत्री ल वो पे शहद लगाओ और जाके फलानी जगह पे चिपका दो, तो हर बच्चा पास हो जाई। कुछ दिन बाद अखबार में खबर छपल कि वो कथावाचक का आपन लड़का 8वीं में फेल हो गया। सही बात कह रहा हूं मैं, गूगल करके पढ़ लीजिएगा। और हमारे लोगों को पाखंड में फंसा दिया। हमारे यहाँ एक किस्सा कल जाला, हम लोग कबीर पंथी परिवार से आते, मेरे कॉमरेड, हमारे घर में मेरे पिता कॉमरेड थे। मेरे पिता किशन पटनायक के वह राजनीतिक साथी थे और हमारे उत्तर प्रदेश में किशन पटनायक का काम किया करते थे। और मेरे बड़े पिताजी कबीर पंथी थे। तो देखा हमारे घरे में तो कबू कोनो देवी देवता का अस्तित्व ना रहे, हमारे यहाँ अस्तित्व रहे तो भगत सिंह का था, फूले अंबेडकर का था और संत कबीर के विचारों वाले संत का था, इसलिए हम तो उससे बचे रहे शुरू से। तो पता है हमारे कॉमरेड पिता एगो जादू दिखावे वाला है, तो जादू दिखावे ऐसे माटी ले, ऐसे 2 मंत्र फूके, पैसा बना दल। हमार बाप जाके ओकर ऐसे झोलवा पकड़ लना, कनक करे सारे, जब तो के पैसा धूर से बनावे आवत है तो इतना धूर हम लिया के दे थे, 2-4 हजार ही बनाओ, आधा तय रख लिए, आधा मौके दे दिए, का भीख मांगने का जरूरत है। वो झोला लेके जादूगर भाग गए। बाद में वो कहां पहुंच गए अब तो समझ गए होगा। झोला फकीर लेके चल दूंगा और हम सबके साथ धोखा हो गया और ये हम समझ ही नहीं पाए। भाई अगर चमत्कार दिखाने से देश चलता, एगो नया बाबा देखनी कॉमरेड, वो एगो बाबा ऐसे करके बैठा ला, एगो आदमी गल कहे बाबा पथरी है, बहुत दर्द करता, तो वो कहता अच्छा, आंख बंद कैला, इडिम गिडिम मंत्र पढ़ला, हवा में कैंची चलेला, ओकरे बाद कहता देखो पथरी, तो कहे पथरी गायब, बाबा की जय हो। बताइए हवा में ऑपरेशन कर दल भैया, हवा में ऑपरेशन। अरे भैया अगर ऐसा बाबा ये देश में हुआ तो हर अस्पताल में एक एक बाबा बैठाओ और गरीब आदमी का इलाज मुफ्त में कराओ। हम भी चाहते हैं, और अगर ये इलाज करने में फेल हैं तो ये पाखंड और अंधविश्वास की दुकान बंद करो, शिक्षा की ज्योति जलाओ, जिसमें बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था शिक्षा वो शेरनी का दूध है, उसे जो पिएगा वो दहाड़ेगा, वो दहाड़ न पाए, इसलिए आपके बच्चों के हाथ से शिक्षा छीनी जा रही है। ये पाखंडियों का बाजार बना दिया। टेलीविजन पर बैठकर पाखंड दिखाते हैं, टेलीविजन पर बैठकर आपको पाखंड दिखाते हैं। टेलीविजन पर कभी आपने देखा कि किसानों की आय दुगनी नहीं हुई, किसान बर्बाद हो रहा है, इसका दर्द कभी आपने टेलीविजन पर डिबेट में सुना क्या? मैं तो उत्तर प्रदेश का बता रहा हूं, आप अपने यहां का समझ लीजिए। खाद मिलती है, यूरिया, डीएपी, आपके यहां भी होती हो, सरकार की जिम्मेदारी होती है खाद देना। पहले कुल 50 किलो का बोरी, पहले 5 किलो उसमें से घट गया, फिर 5 किलो घटा लिया। इस समय उत्तर प्रदेश में खाद 40 किलो मिलती है और खाद के लिए लाइन में लगाते हैं और पुलिस लाठी मारती है। और जितना वहां की सरकार के सब घोटालेबाज दलाल हैं, खाद को ब्लैक मार्केट करके पैसा कमा रहे हैं और किसान खाद के बिना उसकी फसल सूख रही है और उसकी चिंता किसी को नहीं है। तो इस पर कौन बात करेगा? इस पर हम और आप बात नहीं करेंगे कि किसान के नाम पर एकजुट होना है तो एकजुट हो जाओ, नौजवान के नाम पर एकजुट होना है तो कमेरा लोगों एकजुट हो जाओ। तुम्हें जाति के नाम पर लड़ाया जाता है। यादवों को कभी कहा जाता है कि तू तो यादव हुआ, तू के शोषण करी, तू आवा हमनी की तरफ। इसलिए मैं कहने वाला हूं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे अखिलेश यादव, मुख्यमंत्री होने के बाद उनका घर गंगा जल से धुलवाया गया। बताओ अगर यादव तुम्हारी नजर में बराबर था तो उनका अपमान तुमने क्यों किया? इसका मतलब आप भले ही अपनी जाति को दूसरी जाति से ऊपर मान ले, उनकी नजर में हम और आपकी कोई औकात नहीं है।
तो हमको औकात देने का काम डॉक्टर अंबेडकर के संविधान ने दिया है, तो क्यों ना हम संविधान को लेकर के इंसान और इंसान को बराबर बनाने की लड़ाई को छेड़ दें। यह बात आपसे कहने में, आपसे गुजारिश करने यहां पर आया। संविधान ने हमको बराबर का अधिकार दिया, तथागत बुद्ध ने इंसान को इंसान के बराबर बनाया और हमको पाखंडी और अंधविश्वासी लोगों के हाथ में डाल दिया। हमारे यहां कबीरपंथी एक गुरु आते थे, तो उन्होंने कहा कि एगो आदमी रहे, आत्मा मर गई, दादाजी गुजर गए, तो एगो आदमी आयल और वो आदमी आके कहल कि दादाजी का आत्मा ऊपर कहीं हो। ये कबीरपंथी है, ये समाज में चुटकुला चलता था। तो वो कहला कि कैसे हुई, तो दादाजी का गोदान करे के हुई। गोदान समझ रहे ना, गोदान अगर गोदान करबा तो पूंछ पकड़ के बतरड़ी पार कर जिए तब मुक्ति मिली, नहीं तो भटकत रही में भूत प्रेत बन के आई। एगो हमारे कवि जी हैं, कहाँ गए वो, कहीं नीचे बैठे हुए। उन्होंने एक दिन कविता सुनाई थी कि आदमी गए चांद पे और गांव में डाइन बा। कहाँ है कवि जी, सुनाए थे? चले गए अरुण जी के साथ। कितनी बढ़िया कविता लगी साहब। आदमी गया चांद पे और गांव में आज भी डाइन है। तो डाइन कभी अमीर आदमी को क्यों नहीं पकड़ती है? हमारे दिल्ली में रहता हूं, दिल्ली में एको भूत पर इतना हुआ, और सोच के सही से बताइए ये इलाका में भूत हुआ कि ना हुआ? हवा ना। अरे बाप रे, एक भूत देख के दूसर का यूं यूं कराला, वो ट्रांसफर होला एक भूतवा दूसरे के। अरे तो कोनो डीएमएसपी के काज पर पकड़ ले, कोनो बड़ियार आदमी के पकड़ ले, गरीब को क्यों पकड़ते हो? क्योंकि भूत नहीं होता, लेकिन गरीब का शोषण इतना हुआ है, अन्याय इतना हुआ है कि उसके पास कुछ भी नहीं है। भूत प्रेत का ही तो सहारा उसको है। तो ओझा आएगा, नींबू काटेगा, छोड़ दे, तू कहीं ना छोड़ा। ये पाखंड अंधविश्वास है। और उसमें उस आदमी ने कहा कि आत्मा ऊपर है, तो कैसे जाई? तो दादाजी के पास सब ठीक है, एगो खटिया अगर नहीं मिल जात तो दादाजी नींद बड़ी अच्छी आवत। उनका पिता भी धार्मिक रहना, जाके तुरंत एक नई खटिया बनवा के दहला। कहला कैसे जाई खटियावा? तो कई धरती पे हम अवतार है ना उनका, तू हमके देब और हम खटियावा दादाजी के पहुंचा दे, जैसे गैया पहुंचा दली। ये किस्सा मैं बता रहा हूं फूले अंबेडकर पेरियार के विचारों का है। फिर तीसरी बार जब वो आदमी आया, पूछला दादाजी का आत्मा कैसे? कहे गैया से बढ़िया दूध पियलना, नई की खटियावा पे बढ़िया नींद आवले। एक दिक्कत है कि यहां से तनी सिवान जाए आवे में परेशानी होले, नई साइकिल मिल जात तब सवेरे सांझी बाजार करे चलिए होता। पिताजी कहना साइकिलिया कैसे जाई? तो कहे हम है ना, हम पहुंचाई, तू हमके दे बा और हम वहां पहुंचा दे। ये सब देख रहा था उनके घर का एक बच्चा। अगली बार जब वो आदमी आया और कहा कि दादाजी कैसे, तो उसने कहा कि बढ़िया गैया का दूध पियत हुआ, नई की खटियावा पे बढ़िया नींद आवेले और रोज नई की साइकिलिया से सुबह शाम जाला। तुरंत वो बच्चा बोल पड़ा कि ये आदमी झूठ बोल रहा है पापा, हमारी भेजी गाय, हमारी भेजी साइकिल और हमारा भेजा खटिया बाबा दादा को नहीं मिली। वो आदमी गुस्सा के कहा कैसे तुमको पता कि नहीं पहुंची? तो कहा दादाजी हमको एक चिट्ठी लिख के भेजे कि बेटा तुम्हारा भेजा न गाय पहुंची है, न साइकिल, न खटिया। अब वो आदमी और गुस्सा गया, कहा ये चिट्ठी तुम्हारे पास कैसे आई, कौन रास्ते आई? तो लड़का बोला उसी रास्ते जिस रास्ते तुमने खटिया भेजी थी, चारपाई भेजी थी, साइकिल भेजी थी। दूसरा आदमी अपना झोला झक्कड़ लेके, जब तर्क आएगा, वैज्ञानिक चेतना आएगी, तो पाखंड खत्म हो जाएगा कि नहीं खत्म होगा? इसलिए मैं आपसे गुजारिश करने आया हूं, भूखे रहना, प्यासे रहना, एक रोटी कम खाना, एक कपड़ा कम पहनना, लेकिन अपने बेटा बेटी को स्कूल जरूर भेजना, विश्वविद्यालय जरूर भेजना। शिक्षा से ही उनको मुक्ति मिलेगी, और शिक्षा नहीं मिलेगी तो आपका बच्चा मानसिक रूप से गुलाम हो जाएगा। शिक्षा मिलेगी तो चेतना मिलेगी, शिक्षा मिलेगी तो अधिकार जानेगा, शिक्षा मिलेगी तो अपना कर्तव्य जानेगा, शिक्षा मिलेगी तो धर्म बचाने के पहले अपना रोजगार बचाएगा, अपना स्कूल बचाएगा, अपना घर बचाएगा। इसलिए मैं आपसे निवेदन करने आया हूं, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जब वो 32 डिग्री लेकर के भारत लौटे थे, 4 पीएचडी की डिग्री थी, को फर्जी डिग्री उनका ना रहा, कुल ओरिजिनल डिग्री रहा। समझ गई लगी ना? फर्जी डिग्री किसकी? तो जोर से समझा करिए, तो बताया करिए।
झोले वाले की, ये बढ़िया शैली है। नाम नहीं लेना है, समझदार को इशारे में बताना है। काहे कि आजकल मुकदमा हो जाता, बिहारों में वो उन्हन का प्रभाव ज्यादा है। कब पलट के हर सरकार बन जाए, कब पलट के वो हर कोनो पता है ना। एक बार एक करवट, एक बार वो करवट, करवटे करवट में पूरा कई पीढ़ी निकल जाए चाहती है। यहाँ भी लोग आपस में लड़ता। एगो यहाँ कटिहार गलनी पिछली बार हो, वहां एगो दंगाई नेता कहता कि अररिया में रहना है तो हिंदू बन के रहना होगा। ये बतावा भैया, ये हमने का लड़ाई है का? हम यहां से कहना चाहते हैं कि बिहार ही नहीं पूरे देश में रहना होगा तो संविधान वाला बन के रहना होगा, और किसी की बात यहां पर नहीं होगी। इस देश में अगर बात होगी तो केवल बाबा साहब के संविधान की बात होगी। हमारे लिए संविधान से बड़ा कुछ भी नहीं। हमारे देश में संविधान देश से चलेगा, और संविधान से जो छेड़खानी करेगा हम उसको बदलने की बात नहीं करेंगे। इसलिए वक्त बहुत हो गया है। मैं जाते जाते आपसे कुछ गुजारिश करना चाहता हूं, और गुजारिश केवल ये, पहला काम करिए, पाखंड और अंधविश्वास से बचिए। कुछ लोग अगर मंदिर मंदिर जाते हैं तो जाने दीजिए, कटाक्ष करेंगे, व्यंग करेंगे तो नाराज हो जाएगा, चोरी चोरी जाएगा, लेकिन उसको समझाइए, उसको बाबा साहब अंबेडकर की किताब दीजिए। पढ़ने वाला अगर है तो उसको समझाइए कि कैसे आप समझदारी पैदा करो, अपने पुरखों के इतिहास को जानो। नौजवानों, अपने पुरखों के इतिहास को आप जानो, आप उस पर पढ़ाई करो, एकजुट रहो, और शिक्षा से ही देश बचेगा। शिक्षा बचाओ, और प्रोफेसर की डायरी जरूर पढ़ना। एक आदमी एक किताब लो, पैसा नहीं है किसी से मांग के लो। विधायक जी से भी निवेदन करूंगा, किताब पढ़ो, और किताब इसलिए पढ़ो, प्रोफेसर की डायरी आपको बताएगी कि इस देश में शिक्षा व्यवस्था कैसे बर्बाद की जा रही है। आज की तारीख में, आज अगर आपको डॉक्टर बनना है तो 1 करोड़ रुपया फीस है। आपको पता है कि नहीं पता है? तो गरीब घर में पैदा हो गए तो आपका बच्चा तो डॉक्टर कभी बन ही नहीं पाएगा। इन आईएएस बनने की फीस कई लाख रुपए है। अगर दिल्ली में जाना है कोचिंग करने, अब बिना कोचिंग के ये बच्चे आईएएस बन सकते हैं क्या? बताओ यहां जोर से जितने नौजवान हैं, क्या सिवान में रह करके आईएएस बन सकता है कोई? अरे कोई अपवाद हो गया तो बात अलग है। पढ़ाई का माहौल नहीं रहेगा तो पढ़ाई होगी क्या? अरे दिल्ली छोड़ो, पटना जाकर के यहां कितने लोग अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं? पैसा ही नहीं है। खेत में मेहनत करते हैं तब तो शाम को चूल्हा जलता है। हमारी जेब में पैसा नहीं तो पढ़ाई नहीं। शिक्षा बर्बाद हो गई और उसको हमने बचाया नहीं, अपने बच्चों को पढ़ाया नहीं, तो फिर अगली पीढ़ी को कैसे शिक्षा और रोजगार का फायदा मिलेगा? पहला निवेदन, भूखे प्यासे रहकर शिक्षा जितनी बची है अपने बच्चों को शिक्षा जरूर दीजिएगा। स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय भेजिए। उधार मांग के भी अपने बेटा बेटी को पढ़ाना हो तो उनको स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय जरूर भेजिएगा। जोर से बोले, भेजेंगे कि नहीं? अपने बच्चों को पढ़ाएंगे कि नहीं? और ये ध्यान रखिए कि किसी गरीब के बच्चे को पढ़ाने में अगर 1 रुपए की मदद कर पाए तो इससे बड़ी मानवता की सेवा दूसरी नहीं होगी। ये बात मैं कहना चाह रहा हूं। और दूसरी बात, दवाई। इस देश में अस्पतालों में दवाई नहीं है। समाजवादियों का ये बिहार है। एक जमाने में यह नारा लगा करता था अर्जक संघ और त्रिवेणी संघ का, जिसमें समता की चाह नहीं, वह बढ़िया इंसान नहीं, समता बिना समाज नहीं, बिन समाज जनराज नहीं, ऊंची जात की क्या पहचान, गिटपिट बोले करे न काम, छोटी जात की क्या पहचान, करे काम और सहे अपमान, अंग्रेज यहां से चले गए, अंग्रेजी को भी जाना होगा। एक जमाने में नारा लगा करता था, क्योंकि लोग अंग्रेजी पढ़ नहीं पाते थे तो उनको फेल कर देते थे। अंग्रेजी में काम न होगा, फिर से देश गुलाम न होगा, मिटे गरीबी और अमीरी, मिटे चाकरी और मजबूरी, 100 से कम न 1000 से ज्यादा, समाजवाद का यही तकाजा। नौजवानों, तुम्हें यह नारा ही नहीं पता कितनी लड़ाई लड़कर के यहां तक पहुंचा गया है। जो जमीन को जोते बोए वो जमीन का मालिक होए, राष्ट्रपति का बेटा हो या चपरासी की हो संतान, टाटा बिरला गरीब का बेटा, सबको शिक्षा एक समान। शिक्षा के लिए यहां आंदोलन हुआ करते थे। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने नारा लगाया कि संसोपा ने बांधी गांठ,
पिछड़ा पावे 100 में 60। तो बिहार की जमीन पर मैं अपने पुरखे को याद करता हूं, बाबू जगदेव प्रसाद ने और तमाम समाजवादियों ने उस नारे को आगे बढ़ाया कि 100 में 90 शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। लड़ाई आपकी लड़ाई कहां जानी थी और कहां चली गई? सबको शिक्षा, सबको काम, वरना होगी नींद हराम, कॉमरेड लोगों का नारा लगा करता था। शिक्षा पर जो खर्चा हो, बजट का 10वां हिस्सा हो, सबको शिक्षा दे न सके जो, वो सरकार निकम्मी है। और जो सरकार निकम्मी है वो सरकार, जोर से बोलिए, तो बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे? अब इशारा समझ में आ गया। विधायक जी कुल बोले बदे ना कर ले, वही तो मान ला अपन काम करते हो, जीती जाई हैं। लेकिन बात विधायक की नहीं है, पटना से लेकर दिल्ली की कुर्सी पर उसको बैठाना जो आपके बच्चों की शिक्षा के लिए, आपके बच्चों को रोजगार के लिए और जाति जनगणना और संविधान बचाने के लिए काम करे, और जो संविधान को बदलने की बात करे, रोज हिंदू मुसलमान को आपस में लड़ाने की बात करे, जाति को जाति से लड़ाने की बात करे, उनको कभी भी वोट मत देना। अपना नोट और अपना वोट बचा ले गए तो समझो बहुत कुछ बचा ले जाओगे। यही निवेदन मैं करने आपके बीच में आया हूं और यही करके अब आपसे जा रहा हूं, क्योंकि बहुत वक्त हो गया, हमें भी निकलना है, अभी झारखंड जाएंगे। लेकिन आपने बुलाया, आपने सम्मान दिया, बहुत पहले से विधायक जी के यहां से बुलाया जा रहा था, हम आ नहीं पाए, इस बार आए। हमने किसी भी जाति के खिलाफ बोला क्या? किसी दूसरी जाति का नाम लिया क्या? नौजवानों, मेरी ये सलाह मानकर जाना, किसी के खिलाफ कोई ऐसी बात मत बोलना कि आपके ऊपर झूठा मुकदमा करके आपको जेल में डाल दे, क्योंकि पता नहीं आपके समाज के लोग आपको बचाने भी आएंगे कि नहीं। बताओ सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? ऐसी बात कोई मत लिखना जिससे कि कोई आपको फंसा दे और कोई आपको दंगे में फंसा दे। किसी भी हिंदू मुसलमान की लड़ाई हमारी लड़ाई है क्या? क्या मुसलमानों ने इस देश में मंडल कमीशन का विरोध किया क्या? क्या इस देश में मुसलमानों ने आरक्षण के ऊपर चुटकुले बनाए क्या? क्या मुसलमानों ने कहा था कि ये तालाब का पानी तुम नहीं पी सकते क्योंकि तुम अछूत हो? क्या मुसलमानों ने कहा क्या कि गले में मटका बांधकर घूमो? क्या मुसलमानों ने कहा क्या कि शिक्षा व्यवस्था में आरक्षण नहीं होने देंगे? क्या मुसलमानों ने लेटरल एंट्री लाया क्या? जोर से बोलिए। लेटरल एंट्री का मतलब समझते हैं? ज्वाइंट सेक्रेटरी बना रहा है सब, केवल बिना आरक्षण के। बाबा साहब का संविधान बचा कि खत्म हो गया है? मैं आपको कड़वा सवाल पूछ के जा रहा हूं। यहां संविधान का झाल बजाएंगे और वहां लेटरल एंट्री से ज्वाइंट सेक्रेटरी आज की तारीख में 96 है। 5 गो SC ST OBC है कुल मिलाकर, और 95 कौन है? जरा पता लगाना आप। ये सबका भारत बना क्या? देश कौन चला रहा है? 100 अरबपतियों की सूची निकालो, जिसके पास देश का पैसा का कब्जा है, उसमें एक भी दलित पिछड़ा आदिवासी है क्या? आप हैं कहां? आपसे विश्वविद्यालयों में कुलपति 596 हैं, 6 कुलपति शेड्यूल कास्ट, 6 कुलपति शेड्यूल ट्राइब, OBC के 36, 550 कुलपति किसके हैं? बताओ, कहने की जरूरत है क्या? सारा कब्जा किसका है? पिछले 10 साल में जुडिशरी में 88% केवल सवर्ण न्यायाधीश बनाए गए, 12% SC ST OBC। मीडिया में आपके कितने पत्रकार हैं? सुप्रीम कोर्ट में कितने जज हैं? प्रोफेसर कितने हैं? डॉक्टर कितने हैं? इंजीनियर कितने हैं? वकील कितने हैं? जमीन का मालिकाना हक कितना है? तो आप 90% हैं कहां? ये मैं आपसे कड़वा सवाल पूछ कर जा रहा हूं, क्योंकि जैसे ही इस कार्यक्रम से आप जाएंगे, आप अहिर हो जाएंगे, आप कुर्मी कोयरी हो जाएंगे, आप जो है और कोई जाति का हो जाएंगे, और दूसरी वाली जाति को अपने भाई नहीं समझेंगे। इसलिए हम बटे हुए हैं, और भाषण में 90% मैं भी कह के जा रहा हूं, लेकिन जब वोट देना होता है तो 90% एक जगह होते हैं क्या? जगदेव बाबू जिस बिरादरी से थे, उस बिरादरी का सबसे ज्यादा वोट कहां जाता है? इससे ज्यादा बोलने की जरूरत है क्या? कर्पूरी ठाकुर की बिरादरी का वोट कहां जाता है? बताइए। आज और हमारे घर में हमें भाई को भाई से लड़ा दिया, और हमारी सारी लोग जातियों में बंटकर एक दूसरे से लड़ रहे हैं। मेरा अपील, मेरी गुजारिश, अगर मान सके तो मानिएगा, जीतने का ये हुनर भी आजमाना चाहिए। जंग अगर भाई से हो तो हार जाना चाहिए। 2-4 बात बर्दाश्त करना सीखिए। और OBC समाज के लोगों को मैं निवेदन करके जा रहा हूं,
ओबीसी समाज में आने वाले किसान जातियों के लोगों, अगर तुम्हारी लाठी में दम है तो अपने से किसी कमजोर पर कभी लाठी मत उठाना। जो तुमसे ताकतवर है अगर तुम्हारे साथ अन्याय करे तो अपनी लाठी लेकर उस अन्याय को रोकने के लिए खड़ा हो जाना, तब मानेंगे कि आपकी लाठी में दम है। बताओ गलत कह रहा हूं कि सही? लेकिन हमें तो आपस में लड़ा दिया गया। दलित को दलित से लड़ा दो, ओबीसी को ओबीसी से लड़ा दो, और सब आपस में लड़ रहे हैं। दो बिल्लियां लड़ने लगी, एक बंदर आया और कहा कि तुम लोग नहीं बंटवारा कर पाओगे, हम लोग तुम्हारी रोटी का बंटवारा करेंगे। तराजू लेकर आई, एक तरफ ज्यादा रोटी रखी, एक तरफ कम, तो बंदरवा इधर से ज्यादा खा लिया तो इधर हो गई ज्यादा, इधर से ज्यादा खाया तो इधर ज्यादा हो गई। दोनों तरफ से खाते खाते दोनों तरफ की रोटी बंदर खा गया और खड़े होकर बोला, देखो बिल्लियों, मैंने कितना अच्छा न्याय किया है। जितनी भूखी तुम हो उतनी भूखी ये है न्याय, और तुम लोग जाओ। और दोनों बिल्लियां खुशी खुशी आ गई कि जितना हम भूखे नहीं तो पड़ोसी तो ना हम कर खैले। एक बार एक आदमी के बहुत तपस्या से खुश होकर भगवान आए। मैं चुटकुला सुना रहा हूं, इसका कोई रेफरेंस होता नहीं। भगवान ने कहा कि आशीर्वाद तुमको वर मिलेगा, लेकिन एक शर्त है कि जितना तुमको मांगोगे उससे दुगुना तुम्हारे पड़ोसी को मिल जाएगा। तो वो आदमिया का मंगल, सोच जोर से बोला, का मंगल? 5 मिनट और ले, 2-3 मिनट में और अपनी बात कह लूं। वो आदमिया कहला कि मोरे एक अखिया फूट जाए ताकि पड़ोसिया कर। अरे भाई, जो समझ वो चाहत तो कुछ और मांग ले कि हमारे एगो घर बन जाए, भले पड़ोसी का 2 बन जाए, लेकिन यहां तो पड़ोसी पड़ोसी का लड़ाई होती है। 90% मुकदमा तो 5 इंची जमीन बदे होता, और सब लोग यहां सब लड़ाई में तेज है। कभी उसका जमीन वो कब्जा कर लिया, कभी उसका जमीन, और रोज मार हो रही है, रोज मुकदमा हो रहा है। बच्चों को पढ़ाओगे कब आप? एगो आदमी का नाक कट गए तो पूरा गौवा के कहे न कटा आएगल। समझा था ना दोनों लोगन? घरवा जाके दोनों लोगन के समझावे को कि कैसे हमने का बुद्धि भ्रष्ट कर जाता। न कटा आ गए तो कहला बड़ा बेइज्जती होती है। तो एक आदमी के बोलैले और कहले कि ऐसा है कि तू जानत है कि हमार नकिया कैसे कटल? तो कहला ना, कहला कि हमार नकिया कटल ना, हमें के कटवैली है। ब्रह्म से साक्षात्कार हो गया, भगवान मिल गया हमको, इसलिए मैंने नाक कटवाई। तो दूसरा का कहला अच्छा, तो कहे हाँ, कहे तू देखबे, कहे हाँ, कहे तू कटवा पड़ी, और ओके इतना कन्विंस कैले कि ओहू का नाक कट गई। थोड़ी देर बाद ओकर दर्द और कम भल तो पूछले कि करे बाबू भगवान मिलल? तो कहल ना, तो कम मोहू के नाम मिलल, लेकिन पहले मैं अकेल रहनो, अब हमने हो गई चल अब तीसरे के खोजल जा। खेला समझ में आयल कि ना? अरे भैया, एक कुल से बच, अपने लइकन के हाथे में कलम और किताब दा, वैज्ञानिक बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, और झगड़ा से बचा। काहे कि अपने मतिन जे को 2 मुकदमा में फसल, तीसर के में तोहके फंसा देता, और झगड़ा पे झगड़ा। 90% बहुजन हम कहते हैं तो हैं कहां? कोर्ट में मुकदमा लड़ रहे हैं हम, कांवड़ धोने जा रहे हैं हम, धर्म में हैं हम, और अस्पताल में दवाई के लिए लाइन लगाए हैं हम। जितना बेरोजगार नौजवान है उसमें 90% हैं हम। जितना बीमार लोग हैं इस देश में उसमें 90% हैं हम। और जो लोग कोई काम नहीं किए वो लोग देश चला रहे हैं। इसलिए आज अगर इस देश को जरूरत है तो जाति जनगणना की मांग करनी चाहिए। और बिहार के लोगों, तो आपके यहां जाति जनगणना हुई, पूरे देश के लिए जो जाति जनगणना की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। इस नारे को गांव गांव पहुंचाने की जरूरत है, तब जाकर के 90% को उनका हक मिलेगा। बताइए सही बात है कि नहीं? तो इसलिए मैं जाते आते आपसे निवेदन करने आया हूं। बहुत सारी बातें हुई, किसी के खिलाफ हमें बोलना ही नहीं है, लेकिन अपने लोगों को जगाना है। अपने हक के लिए बोलो। और जितने लोग अपने को ताकतवर समझते हो, यादव जो मैं तो अपनी जाति का हूं इसलिए अपनी जाति की बात बताता हूं। यही भोजपुरी में कहावत ये पुरान लोग बताई हैं, अहिर गड़ेरिया कुर्मी चोर धर सारे का टंगरी तोर। बतावा के कहावत बने ले रहा? बतावा क्या बने ले रहा? अहिरे की बुद्धि घुटना में। अब हम बोलो तो लोग कहिए कि कौन जरूरत है, आप अहिरों का अपमान कर रहे हैं। आपका अपमान किया किसने, ये कभी आपने पहचाना क्या? किसी दलित ने ये कहावत बनाई थी क्या?
किसी आपके अति पिछड़े समुदाय ने किसी अहीर को गाली दी क्या? किसी मुसलमान ने किसी जाति को गाली दी क्या? तो ये गाली देने वाला कौन था? चुटकुला बनाए भाई जाति बिरादरी का। और यहाँ जो ना, हम तो एक दिन बिहार में थे तो एक बुजुर्ग आदमी हमको 20 कहावत लिख के दिए जिसमें हर जाति के ऊपर चुटकुला और मजाक उड़ाया गया था। दलित समाज में जातियां, उनके ऊपर तो गाली दी जाती है। कोर्ट में बाकायदे कहना पड़ा कि अगर आप ये जाति बोलेंगे तो आपको मुकदमा हो जाएगा। हम ऐसा समाज बनाए थे और हमको बांट दिया गया। इसलिए हम आपसे निवेदन करने आए हैं, अपनी लड़ाई को पहचानिए। आपसे निवेदन कर रहा हूं, शिक्षा बचाइए। प्रोफेसर की डायरी ले आए हैं, वहां पर हमारे प्रकाशक ने भिजवाई है। जाते जाते अभी ये किताब खरीद कर ले जाइएगा। 2, 4, 5, 10 किताबें गांव में बंटवाइए ताकि लोग जाने कि इस देश को बचाने की लड़ाई अगर कहीं लड़ाई जाएगी तो स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय की बचाने की लड़ाई होगी, अस्पताल बचाने की लड़ाई होगी, संविधान बचाने की लड़ाई होगी। बाबा साहब अंबेडकर आज अगर होते तो क्या ये देखकर खुश हो रहे होते कि 90% लोग अपना संविधान नहीं बचा पा रहे? ईमानदारी से सोच के बताइए, जय भीम जोर से बोलने से ही काम हो जाएगा? नीला गमछा बांध करके घूमने से? और संविधान बदलने की बात करने वाले दिल्ली में बैठे हुए हैं और 90% हम हैं, तो राज किसका है? यही निवेदन मैं आपसे करके जा रहा हूं। समझदार को इशारा काफी राजनीतिक मंच नहीं है, वैचारिक मंच है। लेकिन जब सब कुछ राजनीति से तय हो रहा है तो राजनीति को हम तय करें, इससे बड़ी बात और क्या होगी? राजनीति को मान्यवर कांशीराम गुरु किल्ली कहते थे ना, पुराने लोग जानते होंगे, गुरु किल्ली। और कॉमरेड लोगों का पूरी लड़ाई जंगल जमीन की है। कॉमरेड बैठे हुए, एक आखिरी बात याद आ गई है, नौजवानों तुमको बता रहा हूं, और विधायक जी जब बैठे होंगे तो इनसे पूछना। बिहार में एक डोला प्रथा होती थी, पुराने लोग जानते होंगे, डोला प्रथा। उसके खिलाफ लड़ाई लड़ने वालों में कॉमरेड लोग सबसे आगे थे। और पता है डोला प्रथा क्या थी? आपके घर में शादी होगी तो आपकी बहू पहले आपके घर नहीं जाएगी। अब इससे आगे बोलने की जरूरत है क्या? बोलने की जरूरत है क्या? इसलिए समझदार आदमी इतने समझता है, मान सम्मान की लड़ाई किसने लड़ी है? मान सम्मान, बहन बेटियों के इज्जत को बचाने की लड़ाई किसने लड़ी है? खटिया पर बैठने का अधिकार नहीं था, बराबर में बैठाया किसने? और आज अगर आपके हाथ से सब बिक गया तो फिर आगे 25 साल बाद आने वाली पीढ़ी का क्या होगा? मैं केवल यही आपको छोड़ के जा रहा हूं। बिहार है इतना, यहां पर तो लड़ाई लड़ ले रहे हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में आकर देखिए, फर्जी मुकदमे में आप जेल में हैं, पत्रकार जेल में हैं, जो बोल रहा है वो मारा जा रहा है। गौरी लंकेश, नरेंद्र दाभोलकर, कलबुर्गी, पंसारे, गोली मार दी इनको तर्क और विवेक की बात करने के लिए। 25 साल बाद आपकी आने वाली पीढ़ी क्या इसलिए याद करेगी कि कितना पेड़ छोड़ करके गए, कितना जमीन छोड़ के गए? नहीं साहब, 25 साल बाद आने वाली पीढ़ियां आपसे जब पूछेंगी कि जब ये सब बर्बाद हो रहा था तो तुम क्या कर रहे थे? जंगल में आग लगी, एक चिड़िया अपने चोंच के एक बूंद पानी से जंगल की आग बुझा रही थी, बाकी चिड़िया हंस रही थी कि तुम्हारे एक बूंद पानी से जंगल की आग बुझ जाएगी। उस चिड़िया ने जो कहा, ये आखिरी वाक्य बोलकर अब विदा ले रहा हूं, उस चिड़िया ने कहा कि मैं जानती हूं कि जंगल की आग मेरे चोंच के एक बूंद पानी से नहीं लगेगी। मुझे नौकरी से निकाला गया, मैं भी चाहता तो प्रोफेसर होता, लेकिन मैं कभी कभी सोचता हूं 10,000 प्रोफेसर दिल्ली यूनिवर्सिटी में हैं, किसी को कोई जानबे नहीं करता है, वाइस चांसलर को भी नहीं जानता है। और मैं जब यहां आता हूं तो इतने लोगों का प्रेम देखता हूं तो मुझे लगता है कि इससे बड़ा सम्मान मेरे लिए और कुछ नहीं होगा। यह सम्मान इसलिए क्योंकि हमारे ऊपर कर्जा है अंबेडकर, फूले पेरियार, भगत सिंह के सपनों का भारत बनाने के लिए। अगर हम भी बिक गए, एक नौकरी के चक्कर में बिक गए होते तो आपके सामने आंख नहीं मिला पा रहे होते साहब। इसलिए हमने कहा, प्रोफेसर की डायरी में लिखा मैंने कि मेरे लहजे में जी हजूर ना था और कोई मेरा कसूर ना था। हमने जी हजूरी उनसे नहीं सीखी। और इसलिए प्रोफेसर की डायरी को पढ़िएगा। मैं इसलिए लड़ाई लड़ना चाहता हूं क्योंकि हमारे पहले भी बहुत लोगों ने लड़ाई लड़ी। जगदेव बाबू तो शहीद हो गए, हम तो जिंदा हैं, यहां खड़े हैं। बताओ जगदेव बाबू की लड़ाई बर्बाद हो रही कि नहीं हो रही? सब लूटा जा रहा है, शिक्षा लूट गई, रोजगार लूट गया, आपकी कोई संपत्ति बची नहीं, धर्म के नाम पर दंगा हो रहा है। कहां है जगदेव बाबू के सपनों का भारत? लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि जैसे कॉमरेड ने कार्यक्रम किया कि एक जागरूकता फैलेगी कि बुद्ध की मूर्ति है, बाबा साहब की मूर्ति है, कभी कोई माला पहनाएगा, छोटा बच्चा जब इसकी गली से गुजरेगा
पहले के समय में मूर्ति लगी होती 25 साल पहले, तो आज मूर्ति लगती, कल तोड़ दी जाती। बताओ सही कर रहा हूं कि गलत? लेकिन समाज में इतना बदलाव तो आया है कि किसी में हिम्मत नहीं है कि मूर्ति छू दे, क्योंकि अगर मूर्ति छू दे तो अगले दिन फिर इस शहर को जाम कर देंगे बाबा साहब के मानने वाले लोग। इतना कम से कम बाबा साहब अंबेडकर अब गांव गांव में पहुंच चुके हैं, इसलिए अब तो हिम्मत नहीं है इस मूर्ति को छू देने की। और जो काम इन्होंने किया है, छोटे छोटे बच्चे अगली बार जब सड़क से गुजरेंगे तो पूछेंगे कि ये क्या है, तो मां बाप अगर जागरूक होंगे तो बताएंगे कि ये वही है जिसने लड़ाई लड़ी, तो आज आपके घर में चूल्हा जलता है और सम्मान से हम जीवन जीते हैं। उस पुरखे का नाम है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उसने बराबरी की लड़ाई लड़ी, इसलिए मैं बधाई देता हूं कॉमरेड को। और जाते जाते आपसे कहना चाहता हूं कि जब उस चिड़िया से कहा कि तुम्हारे चोंच के एक बूंद पानी से नहीं आग बुझेगी, एगो कार्यक्रम एगो भाषण से ना समाज बदले वाला, तो जो चिड़िया ने कहा वही कहते आपके विदा लूंगा। उस चिड़िया ने कहा कि मुझे पता है कि मेरे चोंच के एक बूंद पानी से जंगल की आग नहीं बुझेगी, लेकिन जब इस जंगल का इतिहास लिखा जाएगा, जब इस आग का इतिहास लगा जाएगा, तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में शामिल होगा। जय भीम, जय मंडल, उल गुलाम जिंदाबाद, इन संविधान जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद।